5 राज्यों के चुनावी परिणाम आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, जिनमें से पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने शपथ भी ले ली है। लेकिन जो बाकी 4 राज्य हैं, वहाँ चारों में जो है बीजेपी की जीत हुई है और अभी भी किसी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। अटकलें इस बारे में कोई नहीं हो रही है। कारण क्या है इसके पीछे कि आज जो बीजेपी में मोदी और शाह का राज है, उनके जो निर्णय होते हैं उसमें कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता या कोई भी उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा पत्रकार क्यों न हो, कितना बड़ा चुनावी विश्लेषक क्यों न हो, कितना बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो बीजेपी के हाई कमान के निर्णय का आकलन कर सके या कोई भविष्यवाणी कर सके। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का तो फैसला हो चुका है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही ये कहा गया था कि योगी ही वापिस आएंगे। मोदी जी जब रैली कर रहे थे तो उस समय वो इसी नारे को लेकर के आएंगे योगी ही। लेकिन वहाँ कहाँ पर पेच फंसा हुआ, वहाँ इससे पहले 2 मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और अब वो चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व हो। इसलिए ये कश्मकश चल रही कि 2 की जगह 3 उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन वो तीनों उप मुख्यमंत्री किस समाज से हो। और मंत्रिपरिषद में भी, क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगभग हर समाज से, हर वर्ग से वोट मिला है। यहाँ तक कि महिलाओं से भी महिलाओं का बहुत बड़ा तबका उन्होंने भी जो है बीजेपी को वोट दिया है। अब सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्रिमंडल और उप मुख्यमंत्रियों की इनका एनालिसिस हो रहा, और किस तरह किसको कहाँ पर और जाति के समीकरण के हिसाब से किसको क्या पद दिया जाए। तो ये तो तय है कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी इतना ही पेच सुलझाना है। शायद उन्होंने अब तक फैसला ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं गोवा की। गोवा की जो इस समय लड़ाई थी, काफ़ी कठिन लड़ाई थी। एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस थी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी थी। इन सब के बीच ये लग रहा था कि गोवा में बीजेपी उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी जितनी की उम्मीद थी। पिछली बार भी गोवा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी से बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। लेकिन बीजेपी ने छोटे मोटे दलों को मिला करके पहले अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। बाद में कांग्रेस के विधायक भी टूट करके आए, ये बात की बात है, और एक बीजेपी को बड़ा संबल मिला, बड़ा जबरदस्त बहुमत मिला। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रमोद सावंत जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी कुशलता से जीता और 40 में से 20 विधायक उनके अपने आ गए। बहुमत के लिए एक जो विधायक की जरूरत थी, उसमें से 2-3 निर्दलीय थे और 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के विधायकों ने भी अपना समर्थन दे लिया। तो बहुमत में तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब वहां पर भी थोड़ा सा मुख्यमंत्री के पद के लिए टसल चल रही है, क्योंकि प्रमोद सावंत के खिलाफ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो पैरेलल है, जो जिनकी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री पद पाने की, वो है प्रताप सिंह राणे के बेटे विश्वजीत सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे अपने समय में बहुत बड़े कद्दावर कांग्रेसी नेता थे और बड़े लंबे समय तक उन्होंने गोवा पे राज किया। और जो विश्वजीत राणे हैं, उनकी पत्नी भी विधायक है। तो इसमें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या विश्वजीत राणे को। बहुत संभव है, क्योंकि सिटिंग में प्रमोद सावंत का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बहुत संभव है कि प्रमोद सावंत को ही रिपीट किया जाए। ऐसे ही मणिपुर में एन बीरेन सिंह भी, उन्होंने भी अपने पार्टी को पूर्ण बहुमत, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी अन्य दलों की मदद के, बीजेपी मणिपुर में पूर्ण बहुमत में आ गई है। हालांकि वहां पर भी एन बीरेन सिंह का विरोध है
पार्टी के अंदर ही है, लेकिन इस बात की कम संभावना है कि एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी पार्टी को चुनाव में जिताया हो उसको हटा दें। अब हम प्रमुख जो मुख्य मुद्दा है इस समय उत्तराखंड का। उत्तराखंड ऐसा राज्य था जहां लगभग सब ये मान चुके थे कि बीजेपी वापस नहीं आएगी, और अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो 30 सीट के आसपास, 30-32 सीट के आसपास होगी। अगर उसको सरकार बनाने का मौका मिला तो कुछ अन्य दलों से, जैसे यूकेडी हो गई या कोई निर्दलीय हो गया या बीएसपी हो गया, इनकी मदद से वो सरकार बना सकती है। लेकिन हुआ क्या, जब चुनाव परिणाम आए तो उसे प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन वो बहुत पीछे 18 पे रह गए और ये 47 पे आ गए। उसमें आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी जोर शोर से भागीदारी करी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो जीरो ही रहे। बसपा जरूर तराई में, बसपा और कांग्रेस ने अच्छा किया। अब यहां सबसे पेच जो है उत्तराखंड में ही फंसा हुआ, क्योंकि धामी ने अपने विधायक तो जिता दिए, और धामी ने ऐसी स्थिति में जिताए जबकि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत का राज रहा और उस समय बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हुई थी बीजेपी। इस बात को हाईकमान ने समझा और उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिप्लेस कर दिया अंतिम क्षण में। मतलब 4 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है, ऐसे समय उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। उनकी जगह लाए हो दूसरे रावत को। अब वो भी 3-4 महीने रहे, लेकिन उन्होंने कुछ बचकाना किस्म के बयान दिए जिससे वो अलोकप्रिय हो गए, पूरे देश में उनकी जगहंसाई हो गई। तो उन्होंने, बीजेपी हाईकमान ने तीरथ सिंह रावत को भी 2-3 महीने बाद ही हटा दिया। फिर उन्होंने धामी को लाए। धामी एक युवा थे, ऊर्जावान थे और एक मुख्यमंत्री की रेस में बिल्कुल नया फेस था। इससे पहले उनका नाम कभी भी मुख्यमंत्री के उसमें नहीं आया। अब धामी के रहते रहते सिर्फ उनको 3-4 महीने का वक्त मिला और जो बीजेपी जो है पस्त हो गई थी और लगभग लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगी, मतलब सत्ता में दोबारा नहीं आएगी। वैसे भी कुछ राज्य ऐसे जहां पैटर्न ये है कि 5 साल एक पार्टी सत्ता में रहती, 5 साल दूसरी पार्टी सत्ता में रहती है। जैसे उत्तराखंड में भी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो ये चलता रहा था। तो इस बार ये टूट गया। तो विपरीत परिस्थिति में जिस तरह से धामी ने इनको जिताया, तो हाईकमान के सामने बड़ा संकट हो गया कि धामी तो खुद हार गए, सत्ता आ गई, विधायक पूर्ण बहुमत जीत गए, लेकिन धामी खुद हार गए। अब मुख्यमंत्री का चयन एक जटिल प्रश्न हो गया। तो इस बात को लेकर के 3 थ्योरीज आई। एक तो यह है कि वर्तमान विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री के लिए चुना जाए जो जीते हुए आए हुए। लोकतांत्रिक रूप से सही है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली शायद हाईकमान को यह बात पसंद न हो, क्योंकि जब पिछली बार इन्होंने धामी को लाए थे तो जो आज चुने हुए विधायक थे ये तब भी थे। अगर इनमें कोई मुख्यमंत्री के लायक होता तो धामी को लाने के बजाय वो इन्हीं को रखते, इन्हीं में से किसी एक को चुनते। तो यह संभावना बहुत कम है कि वर्तमान विधायकों में से ही किसी को चुना जाए। दूसरी स्थिति यह है कि केंद्र से जो केंद्र में सांसद हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनमें से किसी एक को राज्य में लाया जाए और उसको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। लेकिन इसमें पेंच क्या है कि एक तो बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में किसी राज्यसभा सांसद एक कम हो जाए तो ये सरकार के लिए दिक्कत पड़ जाएगी। और अगर कोई लोकसभा से इस्तीफा देता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा जीत के चले जाए, क्योंकि एक पिछला उदाहरण है जब यूपी में योगी जी और मौर्य उप मुख्यमंत्री जो बने, दोनों सांसद थे। सरकार बनने के बाद एक को मुख्यमंत्री, एक को उप मुख्यमंत्री बनाया। दोनों ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी और दोनों सीटें विपक्ष के पास चले गई। तो ये भी एक रिस्क है, शायद वो न ले। अब तीसरी संभावना क्या है कि धामी को ही दोबारा रिपीट किया जाए। तो किसी एक से जो है, किसी 3-4 विधायक ऐसे सामने आए जो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। कोई एक अगर सीट छोड़ दे तो उनके लिए
उपचुनाव जीतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये संभावना है सबसे ज़्यादा इन तीनों में से, इस बात की संभावना है कि जिस आदमी ने बीजेपी को बिल्कुल टूटे हुए मनोबल से उठा करके एक मजबूत स्थिति में लिया है, उसको शायद दोबारा ला सकते हैं। कहे हम कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान क्या निर्णय लेती है ये अंदाज करना हर किसी के लिए भी मुश्किल है। अब आज हम जो स्थिति देखते हैं कि जो धामी के पक्ष में सोशल मीडिया में काफ़ी लोग उनके पक्ष में लिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी से संबंध नहीं है, जो बीजेपी के कैडर नहीं है, लेकिन वे मोदी के नाम पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में अभियान चला रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हो, क्योंकि जो बीजेपी की जो कमान हाई कमान है वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखता है। अब इसमें से एक अकाउंट है विजय प्रकाश डंगवाल का, तो वो काफ़ी दिन से जो है इस पे अभियान चला रहा, और वो एक बड़ा लोकप्रिय अकाउंट है, उसके काफ़ी फॉलोअर है, काफ़ी इंटरेक्शन उस अकाउंट में होते हैं। ऐसे सूरज सिंह नेगी हो गया, एक पीपी बमना हो गए, तो ये सब लोग जो है अभियान चला रहे हैं, फ़र्क पड़े न पड़े लेकिन अपनी तरफ से ये कर रहे हैं। वैसे ही उत्तराखंड के सीनियर सिटीजन जो ग्रुप है उसके प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल जोशी भी इस अभियान में शामिल है। वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से धामी जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं। डिसीजन तो हाईकमान लेगा, लेकिन यह है कि जन भावनाएं शायद अगर उन तक पहुंचे तो कुछ न कुछ वो कंसिडर कर सकते हैं, किया भी होगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग धामी के पक्ष में हैं। एक ऐसा ग्रुप भी है जो धामी को पसंद नहीं करता है। उनमें से उनका वो बुद्धिजीवी, वामपंथी बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, ये धामी जो है, ये जो खनन माफिया है, उनको संरक्षण देते हैं। लेकिन वो लोग कोई खुल के नहीं बोलते, लेकिन वो उन्होंने अपनी नापसंदी जाहिर कर रखी है। क्या है आरोप, तो जो आरोप हैं कितने सच्चे कितने झूठे हैं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है वामपंथियों का। लेकिन वो ये भी नहीं कहते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये स्थिति आज की है, और हो सकता है जब तक मेरा वीडियो आपके तक पहुंचे तब तक इन चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। हो सकता है कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। ये क्या है, ये भविष्य गर्भ में, ये सिर्फ कुछ चंद घंटों की बात है। सील तो हो रखा है, ये तो पक्का है कि निर्णय सबके हो गए हैं, उन्होंने अपने उसमें रखे हैं। जब एक साथ निर्णय दिखाएंगे, सुनाएंगे, और ये सब आएगा। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक चैनल है, जिसके पीछे अगर एक भी बात कही जाती तो उसके पीछे साक्ष्य होते हैं। सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, किसी X या Y या Z के लिए प्रचार के लिए नहीं है, जो भी है साक्ष्य के आधार पर। धन्यवाद। पुनः एक बार इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।